हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 5 कपड़े हमारे आसपास। पिछले वीडियो में हमने बात की थी टेक्सटाइल फिनिशिंग की, यानी कि वस्त्र परिष्करण की, वस्त्र परिसज्जा की, कि किस तरह से फिनिशिंग की जाती है, क्यों की जाती है, कैसे की जाती है और किस स्तर पर की जाती है। हमने ये सारी बातें कंप्लीट कर ली थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण रेशों की, क्योंकि हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था फाइबर्स का, कि कुछ फाइबर्स नेचुरल होते हैं, कुछ रेशे जो होते हैं प्राकृतिक होते हैं और कुछ रेशे विनिर्मित यानी कि मैन्युफैक्चर्ड या मैनमेड होते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कपास की और लिनन की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कपास की। देखिए, परिधान और घरेलू वस्त्रों में कपास के रेशे का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम अगर हमारे कपड़ों की बात करें तो जितने भी हमारे रूटीन वियर्स हैं, जितने भी डेली लाइफ में जो हम वस्त्र पहनते हैं और घरेलू उपयोग में जो कपड़े काम आते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कौन से रेशे का प्रयोग किया जाता है? कपास के रेशे का, कपास फाइबर का। ठीक है। और भारत ही पहला ऐसा देश है जहां कपास उगाई और उपयोग की जाती थी। यानी कि सबसे पहले कपास कहाँ उगाई गई? इंडिया में। ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है कि कपास का उत्पादन सबसे पहले कहाँ किया गया, कपास का उपयोग सबसे पहले कहाँ किया जाता था? तो इंडिया में किया जाता था। और आज भी जो सबसे अधिक कपास उगाने वाले क्षेत्रों में से फर्स्ट नंबर पे इंडिया ही आता है। यानी सबसे ज़्यादा अगर कपास की कहीं खेती की जाती है तो कहाँ की जाती है? इंडिया में की जाती है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं और उन्होंने तो अपने चारों तरफ देखा भी होगा कपास की खेती को। दूर से ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर सुंदर से फूल खिले हुए हैं, है ना बच्चों? अगर कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर देखना कपास की खेती किस तरह से की जाती है। कपास के रेशे कपास के पौधों के बीज फल से प्राप्त होते हैं। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो रेशा होता है, जो कपास का फाइबर है, ये हमें कैसे मिलता है? ये हमें मिलता है सीड पोड जिसे कहा जाता है। यानी कपास का जो पौधा होता है उस पर बीज फल होता है, उसमें से हमें ये रेशा प्राप्त होता है। इस लेसन में से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाएंगे, इसलिए आप हर छोटी छोटी डिटेल नोट कर लीजिए। स्पेशली कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं जो आपकी नोटबुक में नहीं दिए हुए हैं, आप इजीली लर्न कर लिए, इसलिए मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, तो आप वो नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और प्रत्येक बीज में काफ़ी मात्रा में रुएँ होते हैं और जब बीज पक जाते हैं तो ये जो फली होती है ये फूट जाती है। आप में से कभी किसी ने अगर देखा हो तो जब कपास की खेती होती है तो दूर से ऐसा नज़र आता है फूल है ना? और वो जो फूल होते हैं, वो जो बीज होते हैं, उनमें बहुत सारी मात्रा में रुएँ होते हैं और जब वो बीज पक जाता है तो वो जो फली होती है वो फूट जाती है। ठीक है। और फिर ओटाई यानी गिनिंग प्रक्रिया द्वारा रेशों से बीज अलग कर लिया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिनिंग किसे कहते हैं या ओटाई किसे कहते हैं? ओटाई हम उसे कहते हैं जब रेशों से बीज को हम अलग कर लेते हैं और इन्हें बड़े बड़े बंडलों में या गट्ठरों में कताई के लिए भेज दिया जाता है। एक बार जब रेशा इकट्ठा हो जाता है, उसे बड़े बड़े गट्ठरों में या बंडलों में भर लिया जाता है, फिर आगे उसको स्पिनिंग के लिए या कताई के लिए भेज दिया जाता है। देखिए, हर रेशे का जो गुण धर्म होता है वो अलग अलग होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्योंकि आगे हम जितने भी रेशों की बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये रेशा हमें मिलता कैसे है और उस रेशे की जो विशेषताएं हैं, क्वालिटीज़ हैं, उसके गुण धर्म क्या क्या हैं, सब अलग अलग होंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कपास के रेशे के गुण धर्म की। देखिए, जैसे हमने क्लासिफिकेशन के टाइम पे बात कर ली थी, जो कपास है वो एक नेचुरल फाइबर है, प्राकृतिक रेशा है। नाम से ही स्पष्ट है, ये हमें प्रकृति से मिलता है और ये एक सेलुलोसिक फाइबर है। देखिए, जितने भी वनस्पतिक रेशे हैं उनमें सेलुलोस होता है, तो ये जो रेशा है प्राकृतिक और सेलुलोसिक रेशा है और जिसे हम स्टेपल रेशा भी कहते हैं। क्यों? हमने बात की थी स्टेपल रेशा क्या होता है, जल्दी से आप मुझे बताइए। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से लर्न कर लिया होगा, क्योंकि ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है स्टेपल रेशा? स्टेपल रेशा हम उसे कहते हैं, दो तरह के रेशे होते हैं। जिन रेशों की लंबाई अधिक होती है, अच्छी होती है, उसे हम कहते हैं फिलामेंट, और जिन रेशों की लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है उसे हम कहते हैं स्टेपल। तो जो कपास का रेशा है उसकी लंबाई काफ़ी कम होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्टेपल रेशा। यह सबसे छोटा रेशा है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से लेकर
5 सेंटीमीटर तक होती है। इसीलिए हम इसे स्टेपल रेशा कहते हैं। कितनी लंबाई होती है इसकी? 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। इसलिए सूत अथवा बनाया गया जो कपड़ा होता है देखने में चमकहीन होता है और छूने में थोड़ा खुरदुरा होता है। इसलिए कपास के रेशों से जो भी कपड़ा तैयार होता है उसमें चमक नहीं होती है, क्योंकि रेशे जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। और इतना ही नहीं, इसकी जो सतह होती है वो भी खुरदुरी होती है, चिकनी नहीं होती है, क्योंकि ये रेशा काफ़ी छोटा होता है। और देखिए कई बार आपने देखा होगा कुछ कपास के वस्त्र होते हैं उनमें चमक होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन पर ऐसी परिसज्जा, ऐसा परिष्करण किया जाता है, क्योंकि रेशम जो होता है वो बहुत चमकीला रेशा होता है, लेकिन रेशम महंगा होता है। तो सूती वस्त्रों पर ऐसी परिसज्जा कर दी जाती है जिससे वो चमकीले हो जाते हैं, उनमें चमक आ जाती है। ठीक है। और यह वजन में अन्य अधिकांश रेशों की तुलना में थोड़ा सा भारी होता है। कपास के रेशे का वेट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अब देखिए इसकी सबसे अच्छी विशेषता क्या होती है? कपास में नमी सोखने की जो क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है, यानी जिसे हम कहते हैं वाटर अब्जॉर्प्शन। कपास का जो कपड़ा होता है आपने देखा होगा, जो सूती कपड़े से तैयार होते हैं वो आसानी से सूख भी जाते हैं और आसानी से नमी को अब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। इसलिए गर्मियों में सबसे अधिक सूती वस्त्र ही पहने जाते हैं जो पसीने को आसानी से सोख लेते हैं, और गर्मियों में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा आरामदायक होता है। ऐसे प्रदेश जहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है वहाँ सबसे अधिक इसी रेशे के यानी कि सूती वस्त्रों का, जिसे हम कहते हैं कॉटन, उनका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। भिन्न भिन्न भार, सूक्ष्मता, बनावट और परिष्करण वाले सभी वस्त्र कपास के सूत से बनते हैं। देखिए कपास के सूत से बहुत सारे वस्त्र बनते हैं। ऐसे नहीं है जितने भी वस्त्र बनेंगे सबका भार एक जैसा होता है। कपास के जो सूत से वस्त्र बनाए जाते हैं वो डिपेंड करता है कि वो हमने कैसे बनाए हैं, तो उनका जो भार होता है वो अलग अलग होता है। उनकी बनावट अलग होती है, उनकी जो कोमलता है, सूक्ष्मता है वो अलग अलग होती है, और उस पर किस तरह की फिनिशिंग यानी उस पर परिष्करण कैसा किया गया है वो भी अलग अलग होता है। जैसे उसके कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे सामने यहाँ पर। मसलिन, कैम्ब्रिक, पॉपलिन, लंबे कपड़े जिसे हम कहते हैं लट्ठा, कैसमेंट, डेनिम, चादर बनाने का वस्त्र और परिष्करण और फिनिशिंग सामग्री इत्यादि सब कुछ जो मार्केट में उपलब्ध हैं। आपने देखा होगा, हमने बोल तो दिया कॉटन का कपड़ा। कॉटन यानी जिसे हम कहते हैं सूती वस्त्र, वो भी अलग अलग तरह का होता है। कॉटन की चद्दरें भी होती हैं लेकिन हम उसे पहनने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। कॉटन के सूट भी होते हैं लेकिन हम उसे बिछाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, कॉटन के टाल भी होते हैं। तो अलग अलग प्रयोग के हिसाब से, अलग अलग परिष्करण के हिसाब से कॉटन का यानी सूती वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा सूती वस्त्रों से यानी सूती रेशों से, जिसे हम कहते हैं कपास का फाइबर, उससे डेनिम भी बनती है। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले रेशे की, जो कि है लिनन। लिनन क्या है बच्चों? एक बास्ट रेशा है। अभी हम समझ लेते हैं इसे कहाँ से मिलता है। ये हमें फ्लैक्स के पौधे के तने से प्राप्त होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सबसे पहले ये पूछा जाता है कि ये रेशा हमें कैसे प्राप्त होता है। जब भी किसी रेशे के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो गुण धर्म के साथ साथ आप ये जरूर लिखेंगे कि वो रेशा हमें प्राप्त कैसे हुआ। किससे प्राप्त होता है कपास का रेशा? हमें फ्लैक्स के पौधे से, और इसे हम क्या कहते हैं? बास्ट रेशा। अब देखिए जो छाल के भीतर का गूदेदार भाग होता है उसे हम कहते हैं बास्ट, इसलिए इसको बास्ट रेशा कहा जाता है। बास्ट किसे कहा जाता है? जो लेग्स पौधे की छाल होती है और उसके बीच में जो सॉफ्ट जो गूदेदार भाग होता है उसी को हम बास्ट कहते हैं। रेशे प्राप्त करने के लिए जो फ्लैक्स पौधे के तने हैं उनको बहुत लंबे टाइम तक पानी में भिगो दिया जाता है ताकि इसका नरम भाग गल जाए, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम अपगलन या रेटिंग कहते हैं। देखिए क्या किया जाता है, जो फ्लैक्स पौधा होता है उसके तने को बहुत लंबे टाइम तक पानी में भिगोकर रख दिया जाता है और यूं ही छोड़ दिया जाता है। और कई बार अगर हम इसको पानी में नहीं भी भिगोते तो नेचुरल रेन है या ओस है, ओस की बूंदें हैं, कुछ भी है, उनसे वो गीला हो जाता है और ये अपने आप ही गलना शुरू हो जाता है और इसका जो गूदेदार जो नरम भाग होता है वो अलग हो जाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेटिंग। ठीक है, क्या कहते हैं हम? रेटिंग, या हिंदी में
हम इसे कहते हैं अपगलन। अब जब ये अपगलन हो जाता है तो जो लकड़ी वाला भाग है उसको तो हम अलग कर लेते हैं और जो लिनन के रेशे होते हैं उसको अलग कर लिया जाता है और आगे फिर वही बाकी रेशों की तरह इसको स्पिनिंग के लिए या कताई के लिए भेज दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी, इसके गुणधर्म की या इसकी विशेषताओं की। देखिए लिनन भी एक सेलुलोसिक रेशा है, ठीक है। सेलुलोसिक मैंने अभी अभी बात की थी, जो भी हमारे वनस्पतिक रेशे हैं उनमें सेलुलोस होता है, इसलिए लिनन को भी हम सेलुलोसिक फाइबर बोलते हैं। इसलिए इसके जो कई गुणधर्म हैं वो भी लगभग कपास जैसे ही होते हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ गुणधर्म। अब देख लेते हैं क्या फ़र्क है कपास में और लिनन में। ये जो रेशा होता है कपास से थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि हमने बात की थी कि कपास का रेशा स्टेपल रेशा है, छोटा है। कितनी लंबाई होती है अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कपास के रेशे की 1 से 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये रेशा अपेक्षाकृत थोड़ा सा लंबा होता है, सूक्ष्म होता है। इसलिए इससे जो यान बनता है, जो सूत बनता है, वो कपास की बजाय थोड़ा सा मजबूत होता है और अधिक चमकीला होता है। लेकिन एक विशेषता इन दोनों में समान है, क्या है कि जो लिनन होता है ये भी कपास की तरह इसका जो मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन है, जो इसकी नमी सोखने की क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होती है। ये भी नमी को तत्काल सोख लेता है, इसलिए बहुत ज़्यादा आरामदायक होता है। लेकिन इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि ये रंगों को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि रेशा जो होता है अगर उसकी नमी अब्जॉर्प्शन, जो उसका मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है तो वो रंगों को भी आसानी से सोख लेता है। लेकिन ये जो लिनन होता है ये रंगों को बहुत जल्दी अवशोषित नहीं करता, इसलिए जो लिनन के रेशे पे जो रंग आते हैं वो बहुत ज़्यादा चमकदार यानी ब्राइट नहीं होते हैं। अब ये जो पौधा है फ्लैक्स पौधा, ये विश्व में बहुत कम क्षेत्रों में उगाया जाता है। आप नाम याद कर लीजिएगा, कहीं जगह पे आपकी बुक्स में इसे लेक्स भी लिखा हुआ है और कई जगह पे इसको फ्लैक्स लिखा हुआ है, ठीक है। एक ही बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साथ ही इसे संसाधित करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है, इसलिए लिनन का उपयोग कपास से कम होता है। देखिए जो कपास है वो भारत में बहुत बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। हमने बात भी की थी कि कपास उगाने वाले क्षेत्रों में जो भारत है वो सबसे अग्रणी है। लेकिन ये जो रेशा है लिनन, इसके 2-3 कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्या? एक तो ये बहुत कम क्षेत्रों में उगाया जाता है, दूसरा इसकी जो प्रोसेसिंग है, इसकी जो संसाधित करने की प्रक्रिया है, यानी इससे पूरा कपड़ा बने, वो जो प्रोसीजर है वो बहुत लंबा होता है। यही कारण है कि जो लिनन का उपयोग है वो कपास से कम मात्रा में होता है। जूट और सन भी लिनन की तरह ही बास्ट रेशे हैं। सन यानी जिसे हम कहते हैं, ये दोनों रेशे भी बास्ट रेशे होते हैं, ठीक है। इसके जो रेशे होते हैं मोटे होते हैं और उनकी जो सुनम्यता यानी जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, वो अच्छी नहीं होती, यानी बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। इसलिए इनका उपयोग केवल रस्सियाँ, बोरे और इसी प्रकार के अन्य उत्पादों के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा जब भी आप किसी रस्सी को देखेंगे, उसको खींचने की कोशिश करेंगे तो उसमें बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। या हम अपने चारों तरफ कुछ बोरे देखते हैं, कुछ ऐसे थैले देखते हैं जो किससे बने होते हैं, इन्हीं रेशों से बने होते हैं। तो हमने आज बात कर ली है कपास की और लिनन की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण रेशों की, हम बात करेंगे ऊन की और रेशम की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।